वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मैंने आपसे बताया था कि हम आपको कहीं लेकर चल रहे हैं और एक शहीद की वालदा से मिलवाएंगे। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त एक नहायत ही लर्नड, दोस्तों का दोस्त, बेहतरीन स्पीकर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल लीडर जिनको हम अली रज़ा आब्दी के नाम से जानते हैं। उनको हमसे बिछड़े हुए 4 साल हो गए। एक वीडियो आई जिसमें हमने ये देखा कि वो अपने घर आ रहे थे और घर एंटर होते वक्त उन पर गोली चलाई गई और फायरिंग के नतीजे में वो इस दुनिया से चल बसे। ये कहने को एक बड़ी छोटी सी ऐसी जल्दी जल्दी मैंने आपको कहानी बताई और आपने सुन ली, लेकिन जब ऐसे कोई शख्स दुनिया से जाता है उसके पीछे बहुत से लोग, बहुत सी यादें, बहुत सी बातें और बहुत से ख्वाब दम तोड़ देते हैं। वो वालिद भी था, वो शौहर भी था, वो बेटा भी था, वो दोस्त भी था, उसकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल सोच थी, उसका विजन था। आपके एचआर में एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत इस दुनिया से चली गई। आज भी कातिलों को ढूंढ ही रहे हैं, आज भी शायद हम उनको इंसाफ तो नहीं दिला पाए, लेकिन ये 4 साल गुजरने के बाद आज हम उनकी वालदा डॉक्टर सबीहा अखलाक के सामने मौजूद हैं उनके घर में, और हमने सोचा कि आंटी के साथ आज मिलें भी, कुछ बातें करें और अली रज़ा आब्दी साहब के हवाले से जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, जो लोग उनको मोहब्बत करते हैं, वो उनके बारे में आज कुछ और भी जान सकें। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एक तो आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं उसके बारे में कुछ आपको बता सकूं। बिल्कुल, आप बताएंगे। और बल्कि सबसे पहले तो ये कि उस वक्त जब वो गए हैं उससे पहले तो प्लानिंग हो रही थी कि वो जीटीवी का ही हिस्सा बनने जा रहे थे, जीटीवी पे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे। जी हाँ, उसने मुझे बताया था कि अम्मी मैंने उनके साथ साइन किया है और 1 जनवरी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जीटीवी एज एन एंकर पर्सन, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। और उसके बाद ये वाक़या हो गया। अब हमने उनको पॉलिटिकली देखा है, बात करते हुए देखा है, उनका विजन देखा है, हमने ये सुना है कि वो बाहर से पढ़ के आए और बड़ा उनका साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड था। लेकिन उससे पहले आपकी सबसे पहली औलाद, आपके सबसे पहला बेटा, दोस्त और न जाने क्या क्या जो आपकी ज़बानी है हम सुन सकते हैं। जी, मेरे लिए ये सब कुछ बयान करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। जी, मेरा फर्स्ट बॉर्न पहला बेटा मेरी ज़िंदगी का मरकज़, मेरी उम्मीदों का मरकज़ और मेरा सब कुछ। मुझे लगता था जब अली रज़ा पैदा हुआ कि बस यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मकसद ज़िंदा रहने का जो है वो बच्चा है। और मैं भी कम उम्र थी, एक्चुअली वी ग्रू अप टुगेदर। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। जी। और बहुत वो मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। और हर वक्त मेरी उसके ऊपर तवज्जो रहती थी और उसकी मुझ पर तवज्जो रहती थी। 2.5 साल तक, जब तक उसकी छोटी बहन पैदा नहीं हुई, कुछ भी वो खेलता था, गाड़ियों से भी खेलता था ना, डिंकी, अम्मी देखें, अम्मी देखें, अम्मी देखें ये डिंकी कैसे जा रही, अम्मी देखें ये कैसे ऊपर चढ़ रही, अम्मी देखें। मैं उसके साथ ऐसे खेलती थी, मुझे याद है, गत्ते के डब्बों के वो बना बना के और उन पे तस्वीरें लगा के, उनके सिनेमा बना के और उनके साथ बाकायदा उसकी गाड़ियों से खेलना, उसके खिलौनों से खेलना। उसके लिए कपड़े की किताबें मैंने ख़रीदी हुई थी जिसमें मैं उसको बिल्ली गोट की कहानियाँ सुनाती थी। और उस ज़माने में ज़ाहिर है 40-45 साल पहले की बात है, तो बेस्ट पॉसिबल जो टॉयज़ हो सकते थे, बेस्ट पॉसिबल जो उसकी चीज़ें हो सकती थी, वो उसके लिए हम मुहैया कर पाए। वो क्यों कि हम लोग शिप पे होते थे जी। और मेरे हस्बैंड कैप्टन थे, तो उसकी पहली सालगिरह लंदन में हुई, उसकी दूसरी सालगिरह ह्यूस्टन अमेरिका में हुई, उसकी तीसरी सालगिरह जो थी वो कराची में हुई, चौथी सालगिरह उसकी दम्माम में हुई। तो वो एक इंटरनेशनल शुरू हुई। आपको ये सब याद भी है कि पहली, दूसरी, एक एक पल उसका याद है। आप यकीन करें, जब वो पैदा हुआ था मैंने एक एल्बम बनाया था, इतना खूबसूरत एल्बम, अभी इस वक्त पता नहीं वो कहाँ होगा, और बेबी के नाम से। उसमें मैंने डेट्स एंड डेज के साथ उसकी तस्वीरें 1 महीने से लेके 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब हम उसको लेके, 1 महीने का था, हम उसको लेके शिप पे चले गए थे। फिर सिंगापुर में वहाँ उसको झाड़ियों के बीच में लिटा के, तो बाद में वो कहता था अम्मी आपने मुझे झाड़ियों पे लिटा दिया छोटा सा बच्चा। अच्छा, फिर वहाँ से उसके बाद हम इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड से अब ज़ाहिर है शिप पे जब सेल करते थे
तो हर महीने की उसकी तस्वीरें, हर पोज की उसकी तस्वीरें, कब उसने बैठना शुरू किया, कब उसने क्रॉल करना शुरू किया, कब उसने वॉकर पे बैठना शुरू किया, कब वो जो था वो चलना शुरू किया, हर एंगल की, हर पोज की तस्वीरें के साथ नीचे कमेंट्स लिख के वो एल्बम मैंने उसका बनाया हुआ था। हम ख़ास तौर से हम इंग्लैंड में गए, वहाँ बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, अमेरिका। अच्छा, बचपन ही से माशाल्लाह सब घूमते पूरी दुनिया घूमते। बल्कि उसके साथ तो अच्छा, आपको मैं यहाँ ये कि ऐसे ऐसे मौक़ों पे उसको अल्लाह ताला ने मौत के मुंह में से बचाया है कि इंसान सोचता ही रह जाए। मोम्बासा से हम लोग निकले, डाकार से निकले, हम तो 6 महीने का उस वक्त था, अमेरिका जा रहे थे। बीच में अटलांटिक ओशन आता है, मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन पे जब पहुँचे तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई और बुखार, लूज मोशंस, बुरा हाल। और उस वक्त जिसके अब्बू कैप्टन थे, उन्होंने SOS सिग्नल दिया। तो मुझे अभी तक याद है, इंग्लैंड का एक जहाज़ था एडम्बरा कासल, पैसेंजर शिप, वो अटलांटिक ओशन में गुजर रहा था हमारे जहाज़ के सामने। हम लोग थे अजीज़ भट्टी पर। तो उन्होंने जब SOS सिग्नल जब दिया जाता है समंदर में, इसका मतलब ये होता है हम बहुत मुसीबत में, हमारी जान बचाओ। तो उन्होंने क्या किया, हमने बताया हमारा बच्चा बहुत सख्त बीमार है। तो उन्होंने, कैप्टन ने एक बोट को बीच समंदर में उतारा। अच्छा। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्सिस के साथ, कैरी कॉट के साथ। वो तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वो तस्वीरें निकाल के आपको दिखाती। अटलांटिक ओशन में बीच में वो मंजर देखने वाला था। एडम्बरा कासल के डेक के ऊपर सैकड़ों मर्द और औरतें खड़े देख रहे थे। उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस था कि मिडल ऑफ द सी में आप किसी को रेस्क्यू करने के लिए जाएं। उन्होंने होता वो बोट आई हमारे, अच्छा, रोप्स, रस्सियों की सीढ़ी समंदर में उतारी हुई। तो डॉक्टर और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कैरी कॉट लेकर आ गए कि हम तो बच्चे को और माँ को अपने साथ लेके जाएंगे। जब वो हमारे पास आए, देखा, बच्चे को देखा, मैं असल में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब मियाँ भी, हमारा पहला बच्चा था, हमें इतना पता भी नहीं था। तो जब डॉक्टर ने देखा तो कहा नहीं, इतना आप परेशान ना हो। इत्तेफाक से दवाई मेरे पास मौजूद थी, मुझे नहीं पता था कि ये दवा देनी है। सही। उन्होंने जब देखा कि कह लेंगे आपके पास तो दवाई मौजूद है, आप दें इसको। वो हमने दवा देनी शुरू की और फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे राब्ते में रहें। तो बचपन से आप लोग एडवेंचर बहुत ज़्यादा। बचपन आपको बताऊं, 5 दिन का जब मैं इसको लेके आ रही थी होली फैमिली हॉस्पिटल से, 5 दिन का बच्चा, उस वक्त उर्दू सिंधी झगड़े हो रहे थे। ये 6 जुलाई 1972 में पैदा हुआ। तो आप ये समझ लें 11 जुलाई 1972 में जो थे उर्दू सिंधी झगड़े हो रहे थे और वो लोग जो थे एक दूसरे को मार रहे थे। थोड़ा इंतशार था जी। सीधे हम घर नहीं पहुंच पाए। हम जब रास्ते में थे, रोक लिया लड़कों ने, हमें कहा अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के दो, हमें फलां के पुतले को आग लगा के जलानी है। वो उर्दू सिंधी झगड़े। तो मेरे मियाँ ने कहा कि देखो ये बच्चा देख लो, 5 दिन का बच्चा लेके मैं घर जा रहा हूँ, मैं अगर तुम्हें पेट्रोल दे दूंगा, मेरी गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मैं घर कैसे जाऊँगा। आप यकीन करेंगे मैं घर नहीं पहुँची। हम लोग वहीं जेट लाइन में हमारे कोई अजीज़ थे, उनके घर हम रहे हैं। फिर थोड़ा जब अमन हुआ तो शाम को हम घर पहुँचे बच्चे को लेकर। अच्छा, फिर बड़े होते गए और स्कूल में, कॉलेज में कैसी कारकर्दगी थी? क्योंकि आपका खुद तालीम से और दर्स-ओ-तदरीस से मैं खुद बहुत शौकीन थी पढ़ने की भी। और आपने उनके सामने ही PhD किया ना, तो वो भी बताएं कि जो उनके सामने आपने PhD किया तो आपके कभी मजाक करते थे कि अम्मा पढ़ रही हैं या यूं करें? अच्छा, वेरी प्राउड ऑफ मी। लेट मी टेल यू अबाउट हिज चाइल्डहुड। ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था उसे। अच्छा, अब मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं अपनी नादानी समझूंगी कि मैं चाहती थी वो फर्स्ट आए क्लास में। और अब भाई नहीं आता था फर्स्ट, लेकिन मुझे हमेशा रहता था कि नहीं ये फर्स्ट है। उसके अब्बू को भी यही रहता था, मुझे भी। बट ही वॉज एवरेज, लेकिन हमेशा ही वॉज ए वेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। इस तरह के जो उसका दिल चाहता था ना वो करता। ही वॉज सो क्रिएटिव राइट फ्रॉम द बिगनिंग। दहरान अकेडमी में मुझे अभी तक याद है, क्लास 4th में जब ये गया, पहले दिन जब वापस आया, मैंने कहा बेटा आपने क्या पढ़ा? कहा सहारा इज़ ए डेजर्ट। अच्छा, हाँ। वो जुमला भी मुझे याद है। हाँ। अच्छा, ही वुड राइट ओनली फ्यू लाइन्स। सवाल जो दिया जाता था ना, हम उस जिस ज़माने के पढ़े हुए थे ना, हम तो पेपर्स में पेपर भरते थे भाई, इतना पूरा सवाल होना, पूरा जवाब होना चाहिए। वो कहता था, मैंने कहा बेटा इतना सा तुमने लिखा है, तुम्हें क्या मार्क्स मिलेंगे? कहता जितनी ज़रूरत थी उतना लिख दिया, ज़रूरत से ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत थी।
He was always himself. I must say, and I'm so proud of him, the way he was always himself. Nobody could impose anything on him. ना उसके ऊपर कोई दबाव डाल सकता था, ना उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई डायरेक्शन चलती थी। वो अपनी मर्जी का मालिक, शुरू से अपनी मर्जी का मालिक था, और वो वही करता था जो वो खुद चाहता। अच्छा, लड़के क्योंकि टीनेज में आते हैं तो जिस तरह माँ बाप कहते हैं टीनेज बड़ी मुश्किल एज होती है। बहुत मुश्किल थी। हाँ। मुझे याद है, मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। मेरे और छोटे बच्चे थे, और ये जो था ये अपनी मर्जी का मालिक, और बहुत, जिसे वो कहना चाहिए ना, बहुत जल्दी बड़ा हो गया, टॉल हो गया, बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, खूबसूरत, और लड़कियां बहुत इसके पीछे लगती थी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था संभालना वो सब कुछ। तो ही वॉज नॉट एन ईजी टीनेजर, क्योंकि अपनी विल रखना, अपना वो करना, बहुत अपना स्टांस होता था, अपना स्टांस, हर चीज में अपना। और लेकिन मैं भी इतनी ज्यादा मेरे उसके ऊपर नजर रहती थी कि मुझे लगता था कि एक लम्हे के लिए भी मेरी नज़रों से या ओझल ना हो, या कोई ऐसी बात ना हो, या किसी गलत चीज़ में ना पड़ जाए, कोई गलत सोबत में ना चला जाए, कोई गलत उसमें ना। तो आई वॉज अ हेलीकॉप्टर मदर, और हर वक्त उसके दम पे सवार रहती थी। अली रज़ा साहब की याद में हम बहुत सी बातें कर रहे हैं, और अभी जब बचपन की बातें कर रहे थे तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो नहीं है, और उसी तरह मुस्कुरा के, उसी तरह खुशी में, जिस तरह डॉक्टर सबीहा हमसे मुखातिब हैं और बता रही हैं। तो मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि पॉलिटिक्स में जो उनका आना था और जिस तरह से उन्होंने इसको अडॉप्ट किया पर्सनली एंड प्रोफेशनली, वो आपको कैसा लगा डिसीजन? मैं जिस वक्त उसको टिकट्स मिले हैं, 2 प्रोविंशियल असेंबलीज़ के और एक नेशनल असेंबली का टिकट मिला है 2013 के इलेक्शन में, मैं अमेरिका में थी, मैं यहाँ नहीं थी। जब मुझे पता चला तो मैं भी और मेरी बेटियाँ भी और सब हम लोग बहुत सख्त परेशान हुए थे, और मैंने एडी चेवटी का जोर लगा लिया था कि वो ये इलेक्शन ना लड़े। अच्छा, हमारे घर में ज़रा पॉलिटिक्स का माहौल इस तरह रहता था कि उसके वालिद जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे प्रैक्टिकली भी, और वो थिंक टैंक भी, और उनकी पॉलिसी बनाना ये वो तो थे अपने ऑन हिज ओन, बट वी डिडंट वांट हिम, एटलीस्ट आई डिडंट वांट हिम टू कम इनटू पॉलिटिक्स। उसकी कोई खास रीजन थी? सिक्योरिटी, सेफ्टी। अच्छा, यही थी। साफ यही रीजन था। जो खौफ, जो खतरा था वो सामने आ गया, यही रीजन था, और कोई रीजन नहीं था। मुझे पता था वो बहुत आउटस्पोकन भी है, ईमानदार है, नेक है, उसकी विजन है, और बहुत वो, और उसने वो प्रूव करके दिखाया 5 साल कि ही वॉज अ विजनरी एंड ही वॉज अ सोशल वर्कर, और किस तरह खिदमत करता था लोगों की, और उसका करियर जो था वो किस तरह स्पॉटलेस करियर था बिल्कुल। जब उसने शुरू किया, एक जुमला बस मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा बेटा मुझे करप्शन की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मैं ना सुनूं कि कभी तुम्हारे नाम के साथ कोई। देखा, मैं फिक्र ही ना करें, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप बिल्कुल बेफिक्र ना इस हवाले से। क्लियर था ना उनके शुरू से, विजन क्लियर था। विजन क्लियर था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत गुजार, नेक, सीधा सादा, भोला भाला। अच्छा, दूसरी बात ये, उसको सियासत तो आती नहीं थी। उसको मैं कहती थी तुम्हें तो सियासत आती नहीं है, तुम तो इतने भोले भाले सीधे साधे, तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ? तो कहते मैं सियासत करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो खिदमत करने जा रहा हूँ। उसका हमेशा से ये स्टांस था, मैं तो खिदमत करने जा रहा हूँ। अच्छा, और आपको मैं बताऊँ, जब वो अपने ये हर जगह बुलाया जाता था, वो कहीं इनॉग्रेशन हो रहा है, स्कूल का हो रहा है, जब वो वापस आता था ना बहुत उदास, कहती बेटा क्या बात है? अम्मी बहुत ख़राब हालत है, बहुत स्कूलों की इतनी ख़राब हालत है कि मुझसे देखा नहीं जाता। क्यों? अच्छा, और वो लोग थे तो जब वो MNA था तो अपोजिशन में थे, और कोई ऐसा उनके हाथ में पावर भी नहीं थी, लेकिन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितना वो कर सकता था, अपनी जेब से, अपने हाथ से खिदमत जितना कर सकता था, लोगों के साथ बैठना, उनसे बात करना, सड़कों पे बैठना, बच्चों को ले जाके मोटरसाइकिलों पे घुमाना फिराना, पर्सनल उनका कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कुछ वो किया करता था। और ये मुझे नहीं पता था उस वक्त, सच्ची बात है। जब वो अपने काम में था, वो इतना मसरूफ़ रहता था, मुश्किल से मुझे हफ्ते में कभी 1 आध दफ़ा देखने को मिल जाता था, इतना मसरूफ़ रहता था। इस्लामाबाद रहता था, इधर रहता था। तो मेरी हरगिज़ मर्ज़ी नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में आए, किसी और तरीके से खिदमत कर ले, वो ठीक है, लेकिन जो ख़तरा था ना मुझे, वही सामने आया। कुछ और आपको लगता था, या जैसे पॉलिटिक्स तो बड़े होने के बाद ज़ाहिर है उन्होंने एक्सप्लोर किया और उनको इंटरेस्ट हुआ, जैसे लड़कपन में, बचपन में कुछ और बोलते थे कि मैं ये बनूंगा अम्मी बड़ा होके? मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कभी नहीं। मैंने कहा तुम एक अच्छे इंसान बनो,
हमेशा। वो क्या कहते थे कि मैं ये बनूंगा? कुछ बताते थे बच्चे जैसे अपने उस बचपन की बातें करते हैं? नहीं, ऐसा उसका कोई इतना ज़्यादा किसी ऐसे प्रोफेशन में उसका वो नहीं था। बिजनेस शुरू से, क्योंकि उसके अच्छा। वालिद बिजनेस में थे ना, 16 साल की 15-16 साल की उम्र से वो अपने हाथों से झींगे छीला करता था। उसके वालिद की फ़िश फैक्ट्री, फ़िश बिजनेस था। तो अच्छा। एक तरह से एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, तो वो उसके हाथों में छाले पड़े हुए होते थे कि जब वो झींगे छील के और वो और हमारे वैसे खाना पकाने का भी उनको खाना शौक पकाने था। का बहुत शौक था। हाँ। ये आपने सही पॉइंट आउट किया। अच्छा, खाना पकाने का शौक था, लेकिन हमारे मायार कुछ इस किस्म के हैं कि जी। अगर कोई लड़का खाना पकाने का शौकीन हो तो वो अजीब सी नज़रों से देखा जाता था। मैंने उसे कभी नहीं मना किया। वो घर में भी जो छोटी बहन की फरमाइश पे, चलो मैं तुम्हारे लिए चाइनीज़ राइस बनाता हूँ, और मुझे खुशबू आ रही है कि वो चाइनीज़ राइस में अंडे फ्राई करके वो ऑमलेट बनाया जा रहा है, सोया सॉस डाला जा रहा है, उसको खाना पका के देता था। खाना पकाने का हमेशा से शौक़ था उसको। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत अजीब। 9 साल का था कि मैंने उसे अमेरिका भेजा, कैंप रिज क्रेस्ट में, नॉर्थ कैरोलिना में, दहरान अकेडमी जब बैठता था। 9 साल का बच्चा। उसकी टीचर ने मुझे बताया जब वहाँ से वापस आई, कहने लगे कि आई एम प्राउड ऑफ योर सन। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो सुबह जब नाश्ता करने लगे तो कहा कि ये अंडा जो बना हुआ है ये लार्ड में तो नहीं बना हुआ है। ओहो। 9 years old। तो कहा कि हाँ ये तो लार्ड में बना है। उसका ओके, आई विल गो एंड मेक माई ओन ऑमलेट। किचन में गया, फ्राइंग पैन धोया, दूसरा ऑयल डाला, अपने हाथ से ऑमलेट बनाए। वो उसकी टीचर ने मुझे बताई ये बात। कैंप रिज क्रेस्ट में इसके जो मैनेजर इनके साथ गए थे, उनका लेटर मेरे पास अभी तक मौजूद है। वो लेटर पढ़ने वाला है। उस वक्त उसने ये कहा था कि यही देयर इज ए लीडर इन दिस बॉय। नो डाउट। 9 years old बॉय। अच्छा, जब ये वहाँ गया था ना, 9 years का था, तो मैं सऊदी अरेबिया में थी, बच्चे दूसरे छोटे थे। मैं इसे हर रोज़ फ़ोन करती थी, क्योंकि मेरी इसके बगैर इसके अंदर मेरी जान लगी हुई थी, सही मानों में। अभी तक वही हाल है। तो मैं इसे हर रोज़ फ़ोन करती थी। इतना लंबा फ़ोन का बिल आया कि मेरे मियाँ ने कहा कि इससे बेहतर तक तुम टिकट लेके इसके साथ खुद ही चली जाती। इसके साथ तुम चली जाती तो ज़्यादा वो अच्छा रहता था। अच्छा, इसलिए हम लोग उसको शुरू से चाहते थे कि उसे एक्सपोजर दें। बिल्कुल। और आपने इतना एक्सपोजर दिया, मैं वैसे भी मुझे अंदाज़ा था, लेकिन जिस तरह शुरू से आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर एक्सपोजर दिया है, इतनी माँ बाप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी एनर्जी की, मोहब्बत की, टाइम की, हर चीज़ की, और फिर उसको वो इंसान बनाते हैं जो वो आखिरकार बनता है। और उसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं, और एक पैटी सी गोली कितना जो बड़ा है। जुल्म है। आप ये देखें जी। वो बच्चा जिसके सब माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं सिर्फ, आप पूछ रही हैं तो मैं बता रही हूँ कि मैंने ये किया था उसके लिए। एक तरह से लीडर तो हमेशा से उसके अंदर एक लीडर, दूसरे पूरी फैमिली के बच्चों का वो वैसे भी लीडर, सरदार। कहीं हम जाते थे, जैसे सऊदी अरेबिया में होते थे, बच्चे खेल रहे हैं तो ही वो सो केयरिंग, छोटी बहनों के हाथ पकड़ के रखता था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, इधर ना चली जाए, छोटी बहनों का ख्याल रखना, छोटे बहन भाइयों को करना। अच्छा, क्योंकि बड़े ये थे, फिर बहनें हैं, फिर 2 बहनें, फिर भाई, फिर 1 बहन। अच्छा, तो ज़्यादा दोस्ती किससे थी पांचों बहन भाइयों में इनकी? ज़्यादा दोस्ती सारा के साथ थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। अच्छा। नहीं, मेरे पहले 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। अच्छा, वो जो दोनों इनके बाद की जो बहन थी, फर्स्ट बॉर्न, टू बॉर्न थी। और फिर सबसे छोटी बहन से उसका तो वो बहुत लाड प्यार करता था, बहुत ज़्यादा वो लाड। उसके उनके लिए तो बड़े भाई फिर फादर फिगर हो जाते हैं ना। उसकी तो एज में 16 years का डिफरेंस था। अच्छा, वो तो बिल्कुल उसको वो करके रखता था ना, बहुत उसका पैम्पर करके, और बहुत ख्याल करता था, बहुत प्यार। उसी के लिए मैंने कहा ना, खाने पकाता था कि चलो तुम्हें घर, वो बड़ी लाडली, वो तुम्हें पसंद नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए ये तो आंटी ये सानेहा या ये वाक़या तो आपके लिए आज आपसे क्योंकि बात हो रही है, लेकिन वो बहन के लिए, भाई के लिए, दोस्तों के लिए, मैंने दोस्तों को तो अपनी आंखों से देखा है, मैं पर्सनली उनको जानती थी, लेकिन कितना उनके लिए आज तक ट्रॉमेटिक है। और आज तक सबकी ज़बान पे ये जुमला आता है कि बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी
अगर आप लोगों को याद हो, यूट्यूब पे मेरी वो मौजूद है, प्रेस क्लब में जो विजिल हुआ था जिसमें मैंने सारा फाउंडेशन को बनाने का ऐलान किया था कि हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं उसके नाम से, जो उसकी खिदमात को जारी रखेगी। तो सिर्फ 2 दिन हुए थे उसके, यानी बैरियल के दूसरे दिन मैंने ऐलान कर दिया था। और अब अगर मैं ज़िंदा हूँ ना, तो वो मेरी ज़िंदगी का मकसद है सारा फाउंडेशन। सारा फाउंडेशन स्टैंड्स फॉर शहीद सैयद अली रज़ा अब्दी फाउंडेशन, कि जो वो काम किया करता था हमने उसको आगे बढ़ाया खिदमत खल्क़ के कामों में, जिसमें फूड, हेल्थ, एजुकेशन। बल्कि अभी आप आई भी हैं लाहौर से। मेरा अभी 10 दिन का ट्रिप करके आई हूँ मैं। 13 तारीख को पहुँची हूँ, अभी 1 हफ़्ता हुआ है मुझे आके, और हफ्ता 10 दिन हुए। तो वहाँ मैं यहाँ से निकली थी, यहाँ से निकल के मैंने रहीम यार ख़ान में सारा फाउंडेशन पब्लिक स्कूल का इनाग्रेशन किया। उसके बाद मैंने खानेवाल में रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर ड्रग एडिक्ट्स, उसका इनाग्रेशन किया। उसके बाद लोधरा में हमने कम्युनिटी सेंटर का वो किया। फिर वहाँ पे एक मस्जिद में गुसल खाने का बुनियाद रखी और उसकी वेल और उसकी बोरिंग का इंतज़ाम। उसके बाद मैं इस्लामाबाद गई, फिर वापसी पे एक और मदरसा सन शहर में हमने एक मदरसे का। तो मेरे काफ़ी जो फुलफिलिंग था ये ट्रिप, और सारा फाउंडेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिन पे हमने 2023 के हवाले से उस पर हमने काम किया। और आंटी पेशरफ्त क्या हुई है जब से ये इंसिडेंट हुआ है? इस इंसिडेंट के हवाले से ज़ाहिर है जब आपने फाउंडेशन की अनाउंसमेंट कर दी तो आप लोग बाकी चीज़ों के हवाले से भी बहुत विजिलेंट रहे होंगे। बहुत विजिलेंट रहे। मेरे हस्बैंड की तो अभी 6 महीने पहले डेथ हुई है। वो खुद केस लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत तवानाई लगाई। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, बड़ी बड़ी फाइलें मौजूद हैं, CDRs मौजूद हैं, लोकेशंस मौजूद हैं। पेशरफ्त कुछ नहीं हुई, चालान ही गलत बनाया गया। शुरू ही से हमें जो है वो हमारा ट्रैक ही गलत डाला गया कि हम सही कातिलों तक पहुंचने का सोचें भी नहीं। वो सब छुपाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, और हमारे केस को सर्द खाने में भी डाला जाता है। हमें कभी ATC, कभी CTD, कभी हाई कोर्ट। तो सही तरीके से जो है हमारी इस हवाले से कोई मदद नहीं हो रही है, और जो हम कोशिश कर रहे हैं केस लड़ने की, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब इंशाल्लाह हम आप परसू कर रही हैं? मैं परसू कर रही हूँ। मैं खुद, मेरे हस्बैंड परसू कर रहे थे, उनके बाद मैं वो बिस्तर पे थे, हॉस्पिटल में थे, तो मैं जाया करती थी कोर्ट। जब उनकी डेथ हो गई तो जब मैं गई तो मैंने जज साहब से कहा कि जो केस लड़ रहे थे उनकी डेथ हो गई है, अब मैं आई एम द मदर एंड आई वांट टू स्पीक टू यू। तो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप अपना वकालतनामा बनवा के लाएं। फिर मैं कोर्ट गई, अपनी पूरी बायोमेट्रिक कराई, फ़ोटो खिंचवाई, वो लीगल जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर वो करवाया। अब मुझे फरवरी की डेट मिली है, तो मैं परसू करूँगी इंशाल्लाह। शहीद सैयद अली रज़ा आब्दी के नाम पर ये सारा फाउंडेशन है जिसका काम किया, जिसके तहत लोगों की मदद की जाती है, और जो विज़न अली रज़ा आब्दी साहब का था उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। और इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, ये मुल्क से बाहर भी है, UK, USA, कनाडा, और पूरे मुल्क में भी आप इस हवाले से काम कर रही हैं। और उनका जो मिशन था या गोल था या विज़न था उसको आगे लेकर चल रही हैं। मगर 4 साल गुजर गए आंटी, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मूव ऑन कर जाती हैं जी, लेकिन आपने मूव ऑन नहीं किया है। आप ये समझें कि मैंने इसके साथ मूव ऑन किया है। और मैंने पहले दिन से ये तहैया कर लिया था कि देखिए, कातिल तो यही सोचते हैं ना कि हमने आज मार दिया, 2 महीने 4 महीने माँ बाप रो पीट के मर आ जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, फिर कौन हमें वो करेगा। अच्छा, मैंने पहले दिन से तहैया कर लिया था कि मैं इस केस को छुपने नहीं दूंगी, इसको भुलाने नहीं दूंगी, और मैं अली रज़ा आब्दी के काम को आगे बढ़ाऊंगी, और मैं कातिलों को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाने में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दूंगी। इस हवाले से माई जिंदो मेरी आइडियल है। माई जिंदो आपको पता होगा, जिन्होंने अपने कब मख्तूलीन का बदला लिया था। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, देखिए मैंने इस हवाले से अपना बेटा खोया, अपना शौहर भी खो दिया। वो भी केस लड़ते लड़ते इस दुनिया से, वो BP इतना हाई होता था ना जब वो वापस आते थे, जब वापस आते थे, और इतनी मायूसी, और जब देखते थे केस को जो है वो परसू नहीं किया जा रहा ठीक से, और हमारे साथ हाथ किया जा रहा है, और हमें जो है गुमराह किया जा रहा है, और हमें इधर उधर वो किया जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर इतना शदीद उनका हाई हुआ कि उनका एओर्टा बर्स्ट हो गया एंड ही डाइड
वेंट थ्रू 2 मेजर सर्जरीज। तो मैंने तो अपना पूरी, मेरी तो लुट गई ना, मेरी तो दुनिया लुट गई ना, तो मैं कैसे छोड़ बच्चों दूँ? के सर पे से भी तो बाप का साया जो चला गया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, और वो बच्चे अब जाहिर है कि उन्होंने उस हाल में अपने बाप को देखा। मैं अपनी गोद में उसको लेके शिफा हॉस्पिटल गई हूँ, खूनम खून, और बच्चों ने उस हाल में शिफा हॉस्पिटल में आके उसको देखा। और अब वो वक्त दोहराना, वो रिलीव करना मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, और मेरी कोशिश यही रहेगी आखिर तक कि मैं इस केस को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे मेरी मदद करेगा, और मैं इसमें इंसाफ मुझे मिलेगा। मुझे यकीन है इस बात का कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और कैफर किरदार तक पहुँचेंगे कातिल और मंसूबा साज और सहूलतकार जो कोई भी हैं। लोग मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग डर के बैठ जाते हैं, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन मैं किसी कल भी चैन से नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे ख्याल अल्फाज कम पड़ जाते हैं ये बयान करने में कि वो मेरे लिए क्या था। ज़ाहिर है हर बेटा माँ के लिए वो एक होता है, लेकिन वो मेरे लिए क्या है और किस तरह मेरे साथ है और किस तरह वो मैं उसके साथ हूँ, वो मैं जब तक ज़िंदा रहूँ आखिरी सांस तक मेरी ज़िंदगी जो है वो उसी के नाम पे है, सारा फाउंडेशन के नाम पर है, उसी के नाम पर चलेगी। अच्छा, अगर आपको बड़ी आइडियल सिचुएशन मिल जाए और कहा जाए कि आपकी मर्जी होगी ये रहे मुजरिम, तो क्या दिल करता है आपका? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मुजरिम अगर मुझे मिले और अगर वो एतराफ़ करें, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप आएँ और मीडिया पे बैठ के एतराफ़ करें, आपने क्यों किया था, किसने आपसे करवाया था, वो पहले वो करें और खुल के एतराफ़ करें। हो सकता है मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। अच्छा, हाँ, माफ़ भी कर हो सकती सकता है हैं? मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, मगर मुझे एतराफ़ चाहिए और मुझे खुल के आके बात कहें हमने किसके कहने पे किया था और क्यों किया था। हो सकता है मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे एतराफ़ चाहिए। आपकी ये सोच आप समझती हैं उन तक पहुंच रही होगी? मुझे नहीं पता पहुँच रही होगी। मीडिया ने कितना रोल अदा किया? मीडिया ने हमारा कोई साथ ज़्यादा नहीं दिया सिवाय GTV के। एक आध दफ़ा ज़रा हट के प्रोग्राम पे मेरे मियाँ को बुलाया गया था तो उन्होंने कुछ बताया था थोड़ा सा, और एक दो दफ़ा और किसी समा TV पे उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत कम साथ दिया है मीडिया ने हमारा। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की लोगों से, मीडिया पर्सन्स, कुछ लोगों से फैमिली टर्म्स भी थे, मैंने दरख्वास्त की कि भाई मुझे बुलाएं, आप ज़रा मेरा इंटरव्यू करें, मुझसे पूछें, मैं आपको बताती हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। किसी ने नहीं मुझे बुलाया। आप वहाँ थी मौजूद जब दरवाज़ा खुला था? मैं ऊपर अपने कमरे में थी, मैं ऊपर से देख रही थी। गोलियों की आवाज़ें, इतनी शदीद गोलियों की आवाज़ें थी कि कभी ज़िंदगी में मैंने इतनी सुनी। नंगे पाँव मैं ऊपर से नीचे भागती हुई आई हूँ, और जिस हाल में मैंने उसे गाड़ी में देखा है, मैं भी थी और मेरे शौहर यहाँ से दौड़ते हुए गए थे। आपकी आंखों के सामने वो मंजर मेरी आंखों के सामने, मेरी गोद में, मैंने यूँ उसको पकड़ा हुआ था और मेरी आंखें उसके गर्दन के ज़ख्म पे थी, और खूनम खून पूरी गाड़ी जो थी वो, मेरे हाथ खून में भरे हुए थे। जब मैं शिफा हॉस्पिटल पहुंची, मैंने वुज़ू करने के लिए अपने हाथ धोए कि मैं अब यहाँ बैठ के दुआ करूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? मुझे ये बताएं, वो लम्हा मैं कभी भूल सकती? कभी भी नहीं, कभी नहीं। तो ये कातिलों, सहूलतकारों, मनसूबाबंदी करने वालों को मेरा ये पैगाम है कि आपने बहुत गलत अंदाज़ा लगाया है ना। आपने ऐसे शख्स को मारा जो आप अगर उससे पूछते तो शायद वो आपको भी कायल कर लेता, है ना, वो आपकी भी मदद कर देता, बात कर लेते, बात कर अगर लेते, ऐसा पूछ मसला लेते। था बात कर लेते। आपको मसला क्या था मुझे ये बताएं। सही बात है, बेज़रर आदमी, बेज़रर आदमी, मुफीद आदमी, माशरे को, पाकिस्तान के लिए विजन रखने वाला, वो तो पाकिस्तान के लिए क्या विजन रखता था, और बैठ के बात कर लेते। अच्छा, वो टॉन्ट करता था, वो सरकास्टिक ट्विटर में वो तनकीद करता था, तामीरी तनकीद करता था। आप उस पर उसको नहीं हरा सके, आप टॉक शोज़ में उसको नहीं हरा सके, आप लिखने में उसको नहीं हरा सके, आप जब उसकी ज़बान बंद नहीं कर सके तो आपने उसको मार दिया। तो ज़रा सा मुझे ये बता दें, मैं कातिलों से मुखातिब हूँ, सहूलतकारों से, कि आपको उससे क्या ख़तरा था, या सिर्फ आप अपना पावर शो दिखाना चाहते थे? ये बस मुझे पूछना है इन लोगों से। उनको क्या मिला उसको मार के? मिला क्या? उसकी आवाज़ तो बंद नहीं कर पाए ना, आप तो नाकाम हो गए। मैं ये पैगाम दूँ, अब तो आवाज़ जो भी लोग हैं और जिस तरह भी हैं, अब तो आवाज़ें आपने एक अली रज़ा को मार दिया, यहाँ 1 करोड़ अली रज़ा खड़े हो गए।
मुझे मेरे साथ जो लोग हैं, जो मैं काम कर रही हूँ, आप देखें, आपको इसका डिटेल देखें तफसील से, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो मेरी टीम है यहाँ, जो मेरी टीम है पूरी दुनिया में, जो मेरी टीम है, ये देखें, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, ये देखें, ये क्रिएटिव कॉर्नर देखें, ये सब लोग हैं, ये उसकी फैमिली है, ये वो लोग हैं जो 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 इसके लिए काम करते हैं, ये सब खड़े हैं। इसके अलावा जो वैसे ट्विटर पे और उस पर मेरे साथ लोग खड़े हैं। आपकी ये भूल हुई है बहुत बड़ी, आप गुनाह भी कमाया, बेलज़्ज़त, कोई फ़ायदा हुआ नहीं आपको, क्योंकि आप उसकी आवाज़ बंद नहीं कर पाए। और ऐसी कोई आवाज़ वो भी नहीं थी कि किसी को, मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी की क्या चीज़ खतरे में थी, ये भी नहीं समझ में आता ना। हाँ, कि क्या खतरे में था। ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से ऐसी बातें करते हैं पॉलिटिशियन सबको। वो तो कभी तहजीब से गिरी हुई बात भी नहीं किसी के लिए करता था, इंतहाई महज़ब अंदाज में वो गुफ्तगू अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करता था। असल में उससे थ्रेट लोगों को ये बहुत ज़्यादा था, उससे हसद करने वालों को भी बहुत ज़्यादा ये था। हासिदीन भी थे, हासिदीन बहुत थे कि वो इतना आउटस्टैंडिंग है और इतना नुमाया है, जहाँ जाता है वो नुमाया नज़र आता है, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई कि ये तो इतना नुमाया है। और कराची तो फिर जो है वो इसी के पीछे चलेगा, क्योंकि लाखों में उसकी फॉलोइंग थी, नौजवान उसको कितना उसके पीछे चलते थे। असल में बात ये हुई कि वो उससे थ्रेटेंड हो गए लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ऐलान करना चाहती हूँ और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सॉरी, आप बुरी तरह नाकाम हो गए। वो उस पिस्तौल में वो गोली ही नहीं थी जिससे अली रज़ा आब्दी को मारा जा सकता। वो ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। और आप लोग देखेंगे कि उसका नाम कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है इंशाअल्लाह। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाहुम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहना, वो ज़िंदा हैं। तुम्हें गुमान भी मत करना, वो ज़िंदा है, अपने रब की बारगाह से रिज़्क़ पा रहे हैं। और जो रिज़्क़ वो अपने रब की बारगाह से पा रहा है वो आज भी दुनिया में तकसीम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपको जज़ा दे जो काम आप कर रही हैं। और ये दुनिया तो टेम्पररी है, आखिरत में और उस दुनिया में इंशाअल्लाह सभी लोग एक साथ होंगे। और वो शहीद, उनके बारे में तो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि सबसे पहले तो अपनी माओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो जैसी वालदा हैं डॉक्टर सबीहा बाहिम्मत, तो क्यों ना ऐसा बेटा होता अली रज़ा आब्दी जैसा। बहुत शुक्रिया आंटी, एक बार फिर यहाँ हम आपसे विदा लेते हैं। सिर्फ आखिर में मुझे ये बात कहनी है कि जिस तरह डॉक्टर सबीहा ने अपने जज्बात का इजहार किया और इनके जहन में वो मेमोरी अब तक है, इस तरह इनके अली रज़ा आब्दी साहब के बच्चों के जहन में वो मेमोरी है। पाकिस्तान के हवाले से उनकी ये मेमोरी बहुत ही बुरी है। अगर पाकिस्तान में रहते हुए उनको इंसाफ मिल जाता है तो शायद वो मुल्क से मोहब्बत भी करें, शायद वो यहाँ आना भी चाहें, शायद उनकी ये मेमोरी रिवाइज भी और रिन्यू भी हो जाए। अगर पाकिस्तान में उसको इंसाफ मिल जाता है तो ये फैमिली का एक नज़रिया जो वतन के हवाले से होता है, लोगों के हवाले से होता है, इदारों पे एतमाद होता है, वो कायम हो सकता है। वरना हम अपने ही लोगों को ऐसे खोते चले जाएंगे और उसका कोई नतीजा अखज़ नहीं हो सकेगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।